Hello students. So in the last lecture, we discussed about dishonor of a check in case of insufficiency of funds. Okay. It is considered as an offense. And when an offense is committed, okay, it is committed either by an individual or a partnership firm or a cooperative society or a company. So when it is done by an individual, what are the provisions? When it is done by a company or an LLP or a cooperative society, what are the provisions? Okay, who will be liable? अगर इंडिविजुअल है तो बहुत आसान है, पार्टनरशिप में भी एज सच आसान है. बट इफ इट इज अ कंपनी और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, देन we have to see that along with the company which other persons are liable, what kind of punishments will be given to them. Okay, then next topic comes is cognizance of an offense. That is, the court will take the matter into their consideration. उसे cognizance कहा जाता है. किसी भी चीज को अपनी जानकारी में रखना, जानकारी में लेना, that is called cognizance of an offense. Okay. कॉग्निजेंस के बाद वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द जुरिस्डिक्शन, कि अगर बैरर चेक है तो कौन सी कोर्ट में आपको केस करना है अगर वो डिसऑनर हुआ है तो. अगर क्रॉस्ड चेक है तो कौन सी कोर्ट में लेट्स से आपको जाना है, कौन सा जुरिस्डिक्शन एप्लीकेबल होगा. और अगर किसी एक इंसान के सामने मल्टीपल एक इंसान ने एक ही इंसान के सामने मल्टीपल जगह पे केसेस फाइल किए हैं, तो 2015 में जो अमेंडमेंट आया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, उसके बाद से वो सारे केसेस कौन सी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे. दैट वाज द टॉपिक दैट वी डिस्कस्ड. ओके. इसके बाद हमने देखा था इंटरिम कॉम्पनसेशन. ओके, कि जब तक फाइनल वर्डिक्ट ऑर्डर नहीं आता है तो द कोर्ट में आस्क द अक्यूज्ड, जिसके सामने केस चल रहा है, उसको बोलेंगे कि आपको नॉट मोर देन 20%, है ना, कंपनसेशन सामने वाले को पे करना है. इन केस अक्यूज्ड केस जीत जाता है तो उसको प्लेंटिफ, कंप्लेंट करने वाले इंसान के पास से जो उसका कंपनसेशन उसने इंटरिम इन बिटवीन कंपनसेशन पे किया होगा, उसका अमाउंट इंटरेस्ट के साथ वापस मिलेगा उसको. ओके, द कोर्ट विल मेक श्योर दैट यू गेट द अमाउंट बैक अगर आप गिल्टी प्रूव नहीं होते हो तो. सो नाउ, और एक चीज और भी देखा था हम लोगों ने, ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस. ट्रायल का मतलब क्या होता है कि कोर्ट चीजों को अपने कंसिडरेशन में लेता है, उसको एग्जामिन करता है, डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करेंगे, विटनेस को एग्जामिन करेंगे, कई सारे एफिडेविट्स फाइल होते हैं उनको एग्जामिन करेंगे, और फिर एक फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं हम लोग. ओके, तो मैंने आपको प्रोसीजर बताया था कि पहले एक कंप्लेंट होता है, उसके ऊपर चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं, विच इज कॉल्ड, हम चार्जशीट फाइल करते हैं, और उसके बाद ट्रायल चलता है, और ट्रायल जब एंड होगा उसके बाद आपको या तो फ्री कर दिया जाएगा या तो आपको सजा दी जाएगी. ओके, बट ये जो ट्रायल का पीरियड चल रहा है उसके अंदर बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, एंड वन ऑफ दैट इज टू सर्व द समन. ओके, सर्विस का मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में इन द कंक्लूडिंग पार्ट डिस्कस किया था कि कोई भी चीज को सर्विस करना, सर्व करना मतलब डिलीवर करना. ओके, मैं यहाँ से किसी को कुरियर भेजता हूं तो उसको डिस्पैच कहा जाता है, पर जब वो उनको मिलता है, ओके, चाहे वो डिलीवरी एक्सेप्ट करे या ना करे, ओके, उसको सर्विस कहा जाता है. इट इज कॉल्ड सर्विस ऑफ द समन्स. ओके, और समन का मतलब क्या होता है? सर्विस का मतलब डिलीवर करना, और समन का मतलब क्या होता है? किसी को बुलाना. तो किसी को बुलाने के लिए जो इनविटेशन दिया जाता है उसको आपको कहीं पे पहुंचा, जैसे हमको किसी को हमारे घर पे फंक्शन में इनवाइट करना है या हमारी ऑफिस में इनवाइट करना है किसी फंक्शन के लिए, तो हम उसको इनविटेशन, उधर समन्स नहीं कहा जाता है क्योंकि समन्स लीगल टर्मिनोलॉजी में यूज होता है, पर समन्स बेसिकली एक इनविटेशन है. ओके, कहाँ इनवाइट किया जाता है? टू द कोर्ट ऑफ लॉ. क्यों इनवाइट किया जाता है? या तो आप अक्यूज्ड हैं, या तो आप प्लेंटिफ हैं, या तो आप विटनेस हैं.
है ना, मतलब कोर्ट केस में कहीं ना कहीं आपका कोई रेलेवेंस है तो आपको कोर्ट इनवाइट करेगा। ओके। तो सबसे पहला जो सब सेक्शन लिखा हुआ है वहां पे ये लिखा हुआ है कि जो मैजिस्ट्रेट समन इशू करता है, ओके, द जज हु इश्यूज द समन्स टू द अक्यूज्ड और विटनेस may डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ समन्स टू बी सर्व्ड। क्या बोलेंगे वो लोग कि आपको ये समन्स का कॉपी वहां पे डिलीवर करना है, मतलब आपको सिर्फ बुलाने जाना है ऐसा नहीं है, सामने वाले को कॉपी भी देना है। ओके। वेर सच अक्यूज्ड और विटनेस ऑर्डिनरीली रेसाइड्स, जहां पे वो नॉर्मली रहता हो, अपना बिजनेस या प्रोफेशन करता हो, ओके, वहां पे आपको ये चीज पहुंचानी है, कॉपी। ओके, कैसे पहुंचाना है? बाय स्पीड पोस्ट और सच अदर कुरियर सर्विसेज विच आर अप्रूव्ड बाय द सेशंस कोर्ट। कोर्ट ऑफ सेशन का मतलब होता है सेशंस कोर्ट। कोर्ट के बहुत सारे टाइप होते हैं, वन ऑफ द टाइप इज सेशंस कोर्ट। ओके, चलो सबसेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है? वेयर एन एक्नॉलेजमेंट पर्पटिंग टू का मतलब होता है रिलेटेड टू, इज टू बी साइंड बाय द अक्यूज्ड। क्योंकि हमारे घर पे कोई भी कुरियर आता है तो हमें साइन करके देना पड़ता है कि हाँ हमें ये कुरियर मिल चुका है। ओके। पर अगर कोई उसको रिफ्यूज कर देता है ना, हम वहां गए थे, हमने उनको वो कुरियर दिया भी सही और हम बताते हैं कि ये समन्स आया है कोर्ट में से आपको, पर वो समन्स लेने से मना कर देते हैं, तो कोर्ट क्या मान लेगा कि भाई हमने तो समन्स ड्यूली सर्व कर दिया है, सामने वाले ने कंसीडर नहीं किया है, उसको लिया नहीं है, वो अलग बात है, हमने तो दे दिया था, मतलब हमने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी। इज इट ओके? नेक्स्ट टॉपिक दैट कम्स अप इज एविडेंस ऑन एफिडेविट। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम देखते हैं कई सारे केसेस में कि अगर किसी इंसान की गवाही ली जाती है तो वो ओरली होता है ना, वो बोलता कैसे है, ओरल विटनेस होता है वो, ओके। पर वो आपको राइटिंग में कन्वर्ट करना है और एफिडेविट पे देना है। एफिडेविट का मतलब क्या है? हम जब भी कोई भी, जैसे मान लो कि मैंने कहीं पे अपना रेज्यूम दिया, सीवी, बायोडेटा, जो भी कहेंगे, है ना, तो मुझे लास्ट में एक लाइन लिखना पड़ेगा, है ना, आई हैव टू। तो एफिडेविट का मतलब क्या होता है कि आप जो भी कहोगे, जैसे हम वो द टॉपिक दैट आई वाज सेइंग, कि आपको अपने रेज्यूमे में लिखना है लास्ट लाइन कि इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो मेरे नॉलेज और बिलीफ के हिसाब से मैंने सही लिखा है और पूरा लिखा है, करेक्ट एंड कंप्लीट। सिर्फ करेक्ट नहीं, करेक्ट भी है और कंप्लीट भी है, कुछ भी मिसिंग नहीं है ना। तो वो आपने एक तरह से अपने आप को, मतलब ओथ पे ऐसा कर दिया कि हाँ भाई मैं इसमें जो लिखा है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। कल उठ के मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि यार इसमें डेट ऑफ बर्थ गलत लिखा है, मेरा नाम गलत लिखा हुआ है। नो, यू हैव सेड इट ऑन ओथ। ओके। तो जो भी प्लेंटिफ है जिसने कंप्लेन किया है कि भाई सामने वाले ने मेरा चेक इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से बाउंस किया है ना, डिसऑनर किया है, तो वो प्लेंटिफ जो भी एविडेंस प्रोड्यूस करेगा वो किस पे देना पड़ेगा? एफिडेविट पे देना पड़ेगा, और उसको कोर्ट के सामने पढ़ना भी पड़ेगा, है ना। इट मस्ट बी रेड इन द एविडेंस ऑफ एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स। ओके, सेकेंड सबसेक्शन क्या कहता है? द कोर्ट मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन और accused, if it thinks fit, summon any person producing evidence on an affidavit to the facts contained therein, है ना। अगर प्रोसिक्यूशन या अक्यूज्ड कोर्ट को एप्लीकेशन देता है और कोर्ट को सही लगता है तो कोर्ट किसी भी इंसान को कोर्ट में प्रेजेंट रहने के लिए बोल सकते हैं। मतलब अभी तक कोर्ट को नहीं पता था कि इस इंसान का इस सिचुएशन के साथ लेना देना है, और अगर आप कोर्ट को बोलोगे कि मैं इस इंसान को बुलाना चाहता हूं या बुलाना चाहती हूँ, तो कोर्ट आपको हेल्प करेगा। कब? जब कोर्ट को सही लगेगा कि हाँ इसको भी इस मैटर के साथ रेलेवेंस है। ऐसा हम कई सारी बार मूवीज में देखते हैं। नो डाउट मूवीज में कंप्लीट ट्रूथ नहीं होता है, पर वो कोशिश करते हैं कि नियर नियर, जब भी कोर्ट रूम सीन होता है ना, तो दे ट्राई के
नियरेस्ट पॉसिबल रियलिटी को वो लोग दिखा सके, है ना। तो कई सारी बार हमें अगर किसी को एज अ विटनेस बुलाना है तो वी हैव टू इन्फॉर्म द कोर्ट। हम ऐसे ही किसी को लेके आएंगे तो नहीं चलेगा, अनलेस द कोर्ट परमिट्स। ओके। बैंक्स स्लिप एक्टिंग एज प्राइमा फेसी एविडेंस, मतलब बैंक ने आपको एक पेज के ऊपर लिख के दिया होगा, है ना, एट द बैक ऑफ द चेक एक स्टेपल करके कुछ अटैच करके दिया होगा कि आपने ये जो चेक डिपॉजिट किया था वो डिसऑनर हुआ है। ओके। उसमें बैंक का स्टैम्प भी होता है। ओके। तो उसको प्राइमा फेसी एविडेंस माना जाता है। कोर्ट कंसीडर्स कि हाँ, पता कैसे चला कि डिसऑनर हुआ है, तो बैंक ने आपको इन्फॉर्म किया था दैट योर चेक हैज बीन डिसऑनर्ड। चलो नेक्स्ट है ऑफेंस टू बी कंपाउंडेबल। तो ऐसा लिखा हुआ है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में इसके लिए क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है। ओके। इस एक्ट के किसी भी पनिशमेंट को कंपाउंड कर सकते हैं। ओके। एवरी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शेल बी पनिशेबल की जगह यहाँ पे वर्ड आएगा कंपाउंडेबल। ओके। मैंने आगे एनीवे कंपाउंडेबल का मीनिंग डिस्कस किया हुआ है, फिर से एक लाइन में बता देता हूं कि कंपाउंडेबल का मतलब क्या होता है कि आपको जो सजा होने वाली थी 6 महीने की, 8 महीने की, 1 साल की, उसकी जगह पे आप अगर मॉनेटरी कॉम्पनसेशन पे कर दोगे तो चलेगा। दैट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस। ओके। तो इस एक्ट में किसी भी ऑफेंस को कंपाउंड कर सकते हैं, मतलब सजा के बदले में पैसे दे के हम, है ना, सजा को कैंसिल करवा सकते हैं। इट इज पॉसिबल, क्योंकि ये मॉनेटरी एक तरह का क्राइम है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी का लेट से चोरी कर लिया है या किसी को मारा है या किसी का मर्डर कर दिया है। कोई इस तरह का केस नहीं, वहां पे ऑफेंसेस कंपाउंडेबल नहीं भी होते हैं। ये प्योरली मनी रिलेटेड मैटर है, तो फिर मनी से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके। Next topic, probably the last topic that is coming up is discharge from the liability on notes, bills and check. Okay, तो discharge दो तरह से होता है, discharge of party to the instrument and discharge of the instrument। ध्यान रखना है, पार्टी डिस्चार्ज हो रहा है कि पूरा इंस्ट्रूमेंट ही डिस्चार्ज हो जाता है। तो ऐसा याद रखना है कि अगर एक इंस्ट्रूमेंट में मल्टीपल पार्टीज हैं और उसमें से कुछ पार्टीज अगर डिस्चार्ज हो जाती है, ओके, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारी पार्टीज डिस्चार्ज हो गई। बट अगर इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो जाता है इसका मतलब ऑल पार्टीज आर डिस्चार्ज। प्लीज बी केयरफुल। किसी एक इंस्ट्रूमेंट पे मल्टीपल पार्टीज हैं, ए हैज ड्रॉन अ बिल ऑन बी पेएबल टू सी, द सेम इज एंडोर्स्ड टू डी, देन इट इज अगेन गोइंग टू ई एफ जी, ऐसा जा रहा है। पर इसमें से कुछ पार्टीज ने, जैसे हम करते हैं ना रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, ओके, सेंस रिकोर्स, विदाउट रिकोर्स वाला एंडोर्समेंट कर दिया कि मैं एंडोर्स कर देता हूं पर मेरी लायबिलिटी अभी यहां से कैंसिल हो जाएगी, तो एज सच वो पर्टिकुलर पार्टी डिस्चार्ज हो जाएगी, पर बाकी सारी पार्टीज अभी भी एक दूसरे के लिए लायबल रहती है। ओके। पर जब किसी इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट हो जाए, ओके, इन दैट केस क्या होगा, द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ इज डिस्चार्ज्ड। और अगर इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो गया तो इंस्ट्रूमेंट में जितनी पार्टीज थी वो सब डिस्चार्ज हो जाएंगी। ओके, दैट इज व्हाट इज गिवन इन दिस लास्ट पैरा। ओके। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, when the right against all the parties of an instrument come to an end, है ना, हर एक पार्टी का बाकी लोगों के सामने का जो अधिकार है वो अगर खत्म हो जाता है तो इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया है। और अगर एक बार इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो गया तो कोई भी पार्टी क्लेम नहीं कर सकता, इवन अ होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन, है ना, कैन नॉट क्लेम द अमाउंट ऑफ, है ना, इधर कैन लिखा हुआ है, नो पर्सन इवन अ होल्डर, इधर नो लिखा है ना, मतलब नो का मतलब यही होगा कि कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है, नॉट इवन द होल्डर इन ड्यू कोर्स। ओके, सो व्हेन द मेकर ऑफ अ promissory note or the acceptor of a bill is discharged, all other parties are discharged। सीधी बात है। ओके। Now the topic that comes up is mode of discharge from liability of instrument। आगे हमने ये देखा कि डिस्चार्ज क्या होता है। डिस्चार्ज का मतलब होता है टू बी फ्री फ्रॉम द लायबिलिटी, है ना, आप अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो गए।
ओके, तो आप फ्री हुए या सब फ्री हो गए, है ना। दोनों केस में उसको कहा तो डिस्चार्ज ही जाता है ना, वेदर अ सिंगल पार्टी इज डिस्चार्ज और ऑल द पार्टीज आर डिस्चार्ज। ओके, डिस्चार्ज का मतलब क्या होगा, अब आगे आपकी इस इंस्ट्रूमेंट के लिए कोई भी लायबिलिटी रहने वाली नहीं है। ओके, सो नाउ हाउ डिस्चार्ज कैसे होता है, जैसे आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा तो उसमें डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, कि मान लो कि हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि मैं हम आपको पढ़ाएंगे और उसके बदले में आपसे फीस लेंगे। सो व्हेन वी हैव डन आवर पार्ट एंड यू हैव डन योर पार्ट, खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। ओके, लेट्स से यू आर ट्रैवलिंग बाय अ बस एंड यू आर गोइंग फ्रॉम वडोदरा टू एनी अदर सिटी। ओके, तो बस वाले ने आपको वहां तक पहुंचा दिया, उसके बदले में आपसे फेयर ले लिया, तो द कॉन्ट्रैक्ट comes to an end by performance। कॉन्ट्रैक्ट एंड हुआ बट कैसे, ओके, परफॉर्म करके एंड हुआ है। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रॉमिस किया था वो फुलफिल होना पॉसिबल ही नहीं है, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब पॉसिबल था, अब पॉसिबल नहीं है, तो इन दैट केस क्या होगा, तब भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, बट तब रीजन आएगा बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कि अभी परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट बहुत अलग अलग वे में डिस्चार्ज हो सकता है, वैसे ही यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैसे डिस्चार्ज होता है, लेट्स सी द सेम। ओके, एज पर सेक्शन 82, मेकर, acceptor or endorser of a negotiable instrument is discharged from liability thereon by, कैसे किया है, cancellation, release और payment। Further, there are other modes of discharge of liability that coexist, मतलब इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे तरीके भी हैं जो हमें वे, मतलब दे शो अस द वे दैट the how a negotiable instrument or parties to the negotiable instrument can be freed from their liability। okay, so सबसे पहला है by cancellation। okay, so when the holder of a negotiable instrument or agent cancels the name of the party, okay, with an intention to discharge him, such party and all subsequent parties who have a right of recourse against the party whose name is cancelled are discharged from liability to the holder। ओके, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड पे हम जो इंडोर्समेंट करते हैं, तो अगर होल्डर ने किसी एक पार्टी का नाम कट कर दिया इस इंटेंशन से कि मैं इस पार्टी को इस इंस्ट्रूमेंट की लायबिलिटी से फ्री कर देना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मेक द पर्सन फ्री फ्रॉम द लायबिलिटी ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो सच पार्टी मतलब वो और उसके बाद की सारी सब्सिक्वेंट पार्टीज डिस्चार्ज हो जाएंगी। ओके, किसके अगेंस्ट, होल्डर के अगेंस्ट, मतलब होल्डर उसके सामने तो केस नहीं कर सकता है जिसका नाम उसने कैंसिल किया था, पर उसके बाद जितनी भी सब्सिक्वेंट पार्टीज हैं उसके अगेंस्ट भी केस नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने किसी एक का नाम कैंसिल किया था। ओके, next topic that comes up, it's by release। okay, where the holder releases, release करना उसका मतलब भी होता है फ्री करना, any party to the instrument by method other than cancellation, the party so released is discharged from liability। okay, कैसे होता है, discharged by an agreement between the parties and includes waiver, release, accord, accord मतलब किसी की बात को मानना, कंसेंट देना, एंड सेटिस्फेक्शन, मतलब उन लोगों ने कोई और तरीका ढूंढा है इसको सेटल करने का, तो उस इंस्ट्रूमेंट पे वो पार्टी डिस्चार्ज हो जाएगी। बोले ऐसे नहीं, किसी और तरह से सेटल कर दो, तो वो भी आप अपने हिसाब से अग्री कर सकते हो। ओके, द पार्टी सो रिलीज्ड एंड ऑल पार्टीज सब्सिक्वेंट टू हिम हु हैव अ राइट ऑफ एक्शन, मतलब जिसको हमने रिलीज किया और उसके बाद आने वाली हर सब्सिक्वेंट पार्टी को हम इस इंस्ट्रूमेंट पे क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक दैट कम्स अप इज बाय पेमेंट। तो ऑब्वियस है ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट हो जाएगा इन द ड्यू कोर्स, मतलब जिस दिन उसका मेच्योरिटी होगा उस दिन पे हो जाएगा, कहानी खत्म। ओके,
अब पेमेंट कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि जो लेट्स से एक्सेप्टर ऑफ द बिल है या मेकर ऑफ द प्रॉमिसरी नोट है या इंडोर्सी है, सॉरी इंडोर्सर है, वही पेमेंट करे, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी पेमेंट कर सकता है, बट वंस द पेमेंट इज मेड, ओके, ऑल द पार्टीज आर फ्री फ्रॉम द लायबिलिटी। नेक्स्ट, ये मैंने आपको आईने भी आगे बता दिया था, कंडीशनल एक्सेप्टेंस में बाय द होल्डर allowing the drawee of a bill more than 48 hours to accept, है ना। इफ द होल्डर अलाउज द drawee more than 48 hours एक्सक्लूसिव ऑफ पब्लिक हॉलीडेज, मतलब इस 48 आवर्स में पब्लिक हॉलीडेज नहीं गिने जाएंगे। तो अगर आप किसी को, मतलब एज अ होल्डर मैं ड्रॉई को 48 आवर्स से ज्यादा का टाइम अलाउ करता हूं, तो इसका मतलब है ऑल प्रीवियस पार्टीज, पर इधर क्या लिखा है, नॉट कंसेंटिंग टू, ये इंपॉर्टेंट है ना। बिल घूमते घूमते आपके पास आया है, एक्स ने वाई के ऊपर बिल ड्रॉ किया, जेड को एंडोर्स किया, जेड ने पी को किया, पी ने क्यू को किया। पी अभी एचडीसी है, होल्डर इन ड्यू कोर्स, अभी तक ये बिल वाई ने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो क्यू इज सेंडिंग द बिल टू वाई फॉर एक्सेप्टेंस। अब वाई बोल रहा है कि मुझे 48 आवर्स से ज्यादा का टाइम चाहिए, तो एज सच प्रोविजन क्या कहता है, दैट यू शुड नॉट अलाउ मोर देन 48 आवर्स। बट अगर क्यू ऐसा कहता है कि एक काम करते हैं, मैं पहले वाले लोगों को पूछ लेता हूं, तो क्यू ने पी, जेड और एक्स को पूछ लिया कि भाई ये वाई 48 आवर्स से ज्यादा का टाइम मांग रहा है, तो क्या आपकी परमिशन है, आपकी कंसेंट है। अगर है तो मैं अलाउ करता हूं, और सब लोगों ने कंसेंट दिया था, ओके, तो एक्स, जेड और पी अभी भी लायबल रहेंगे। बट अगर क्यू ने ऐसा बोला कि ठीक है ना, मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स हूँ, मुझे वाई को 48 आवर्स की जगह लेट से एक काम करते हैं 72 आवर्स अलाउ कर देते हैं, पर उसने प्रीवियस इंडोर्सर्स को पूछा नहीं, नहीं पूछा मतलब उन्होंने कंसेंट भी नहीं दिया होगा, तो इन दैट केस ऑल प्रीवियस इंडोर्सर विल बी फ्री फ्रॉम द लायबिलिटी। अगर आपने 48 आवर्स से ज्यादा का टाइम दिया तो, ओके, बिना पूछे, पूछ के दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। बाय द होल्डर agreeing to a qualified or limited acceptance of bill of exchange, तो आगे हुआ था वो qualified acceptance ही है। if the holder agrees to a qualified acceptance, क्योंकि acceptance सिर्फ बिल में ही आता है, तो यहाँ पे हम बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात करें, तो क्या लिखा है, all prior parties whose consent is not obtained are free from the liability, है ना। तो जैसे कि एक्सेप्टर ने बिल एक्सेप्ट तो किया, पर कंडीशन रखी कि मैं किसी सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट रख के मैं आपको पेमेंट करूंगा, ओके, या तो ये वाला नहीं, कुछ और अमाउंट पे करूंगा, ओके, मैं इस जगह पे ही पे करूंगा, इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा, और इसकी जो भी बातें हैं वो होल्डर मान लेता है, पर आगे वाले लोगों को पूछता नहीं है। तो इन दैट केस आगे के जो भी लोग होंगे जिनका कंसेंट नहीं लिया गया है, ऑल द पार्टीज विल बी फ्री फ्रॉम द लायबिलिटीज, ओके। बाय द ड्रॉवर नॉट ड्यूली प्रेजेंटिंग अ चेक फॉर पेमेंट, ये ध्यान रखना है, मैंने अगेन ये वाला भी आगे डिस्कस किया था थोड़ा बहुत, है ना, पर फिर से बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे किसी स्टूडेंट ने लेट से मुझे चेक दिया, ओके, विच वाज ऑन 21 जून 2024, तो मुझे इस डेट पे जाके या रीजनेबल टाइम में जाके, तो वी नो कि ये चेक हम कितने महीने तक प्रेजेंट कर सकते हैं, ड्यू डेट से, मतलब जो चेक का डेट है उसके 3 महीने तक उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉ अलाउ करता है। बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो मेरा स्टूडेंट है उसका अकाउंट था पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, या तो उसका अकाउंट था यस बैंक में। यस बैंक 2-3 साल पहले प्रॉब्लम में जाते जाते बचा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको सपोर्ट करके बचा लिया है, अदरवाइज थिंग्स कुड हैव बीन डिफिकल्ट, ओके। सो व्हाट हैपेंड वाज कि
उन्होंने मुझे इस बैंक का चेक दिया, जो मेरे लेट्स से स्टूडेंट ओके इज हैविंग अकाउंट इन दी, और उसके पापा का अकाउंट होगा लेट्स से यस बैंक या तो पीएमसी में, और उन्होंने मुझे चेक दिया 21 जून 24 का। मैं चेक डिपॉजिट करना भूल गया फॉर सम डेज, ओके इट वाज डिलेड फॉर सम रीजन। और मीनवाइल बैंक ने, सॉरी आरबीआई ने इन बैंक्स के ऊपर कुछ तरह के रिस्ट्रिक्शंस रख दिए, और जो विड्रॉल था उसको अभी के लिए बोला कि भाई नहीं पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। और मैं गया बैंक में, चेक डिपॉजिट किया, बैंक ने कहा अभी पैसा नहीं मिलेगा। ओके, सो कैन आई डिनाई माय स्टूडेंट टू स्टे इन द क्लास? द आंसर इज नो। उन्होंने तो मुझे पैसा पे कर दिया था, पर मैंने उसको प्रेजेंट करने में है ना डिले कर दिया। इन दैट केस क्या होगा, वो लायबल नहीं रहेंगे, दे विल बी फ्री फ्रॉम देयर लायबिलिटी। अब मतलब चेक तो है, अब जब भी बैंक कभी ना कभी तो रिस्ट्रिक्शन उठाएंगे आरबीआई वाले, तो जब रिस्ट्रिक्शन हटा लेंगे तब मैं ये चेक एनकैश कर सकता हूँ। बट मीन वाइल आई कैन नॉट आस्क एनीबडी कि भाई आपने पहले चेक दिया था अभी दूसरा देना पड़ेगा, किसी और बैंक का देना पड़ेगा। मान लो कि उनका कोई दूसरी बैंक में अकाउंट ही नहीं है, तो इट वॉज नॉट पॉसिबल। बट फॉर दैट रीजन आप उसको क्लास में बैठना अलाउ ना करो, वो पॉसिबल नहीं है। इज इट ओके? तो क्या लिखा हुआ है, इफ अ होल्डर डज नॉट प्रेजेंट अ चेक विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड द बैंक फेल्स causing damage to the drawer is discharged as against the holder, है ना। कौन डिस्चार्ज हो गया, जिसने चेक दिया था वो डिस्चार्ज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, ए ड्रॉज अ चेक फॉर ₹1000 एंड व्हेन द चेक ought to be presented, ought to का मतलब होता है should have been presented, ओके, has funds at the bank to meet it, मतलब बैंक के पास पैसा था कि वो ₹1000 दे सकते हैं। ओके, द बैंक फेल्स बिफोर द चेक इज प्रेजेंटेड, चेक प्रेजेंट होने से पहले बैंक फेल हो जाता है, बैंक करप्ट हो जाता है, तो कौन डिस्चार्ज हो जाएगा, द ड्रॉवर इज डिस्चार्ज्ड। ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ए ड्रॉज अ चेक एट अंबाला ऑन अ बैंक इन कोलकाता। अंबाला एक जगह है, ओके, तो अंबाला पे चेक, चेक अंबाला में लिखा है पर बैंक कहाँ पे है, कोलकाता में। द बैंक फेल्स बिफोर द चेक कुड बी प्रेजेंटेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स, ए इज नॉट डिस्चार्ज्ड for he has not suffered actual damage through any delay in presenting the check। ओके, थोड़ा ध्यान रखना है, मतलब चेक का डेट आए उससे पहले ही बैंक फेल हो जाता है, तो उस केस में वी कैन नॉट से कि ड्रॉवर डिस्चार्ज हो जाता है। हाँ, हम प्रेजेंट करने में गलती करते हैं तो बिफोर द चेक कुड बी प्रेजेंटेड ऐसा लिखा है ना, तो 21 जून का चेक दिया है मुझे, पर बैंक 21 जून से पहले ही फेल हो जाता है। मेरे स्टूडेंट ने मुझे चेक दिया था मान लो कि 15 जून को, ओके, और मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ 21 जून को, पर मैं जाऊं उससे पहले 15 जून और 21 जून के बीच में ही बैंक फेल हो जाता है, तो मुझे मौका ही नहीं मिला प्रेजेंट करने का। इन दैट केस जो ड्रॉवर ऑफ द चेक है वो डिस्चार्ज नहीं हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, next topic that comes up is by the bill coming to the acceptor's hands after maturity। ओके, बिल घूम फिर के किसके पास वापस आ रहा है, मतलब एंडोर्स होते होते वापस किसके पास चला गया है, जिसने उसको एक्सेप्ट किया था। मतलब ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी, वो घूमते घूमते डी के पास गया, ई के पास गया, वापस बी के पास गया, तो ऑब्वियस है बी अपने आप को पेमेंट करने वाला नहीं है। ओके, तो जिसका राइट है उसका ही लायबिलिटी है, तो राइट और लायबिलिटी वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दे वुड कैंसिल ईच अदर। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट कम्स अप फॉर डिस्कशन इज डिस्चार्ज बाय मटेरियल ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन का मतलब होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में किसी भी तरह का चेंज करना, और मटेरियल का मतलब सिग्निफिकेंट ऑल्टरेशन है। इज इट ओके? ऑल्टरेशन का मतलब होता है चेंज करना, मटेरियल ऑल्टरेशन का मतलब होता है कि सिग्निफिकेंट लेवल पे, काफी बड़े लेवल पे उसको ऑल्टर करना, चेंज करना।
So any material alteration of a negotiable instrument renders the same void, void का मतलब cancel, as against anyone who is a party thereto. Okay, कब होगा ये आपका liability cancel? At the time of making such alteration and does not consent thereto, मतलब आपने इसके लिए अपना कोई कंसेंट दिया नहीं, कंसेंट दिया है जिस चीज के लिए कंसेंट है वहां कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अनलेस इट वाज मेड इन ऑर्डर, ध्यान रखना, टू कैरी आउट द कॉमन इंटेंशन ऑफ द ओरिजिनल पार्टीज। ओके, क्या लिखा हुआ है? इफ अ मटेरियल ऑल्टरेशन इज मेड बाय एन इंडोर्सी, द इंडोर्सर विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंसिडरेशन thereof. If the holder makes a material alteration, he loses his right of action against those parties who would otherwise be liable. Okay? और जनरल रूल क्या है? that कोई भी मटेरियल ऑल्टरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट बाय पार्टी है विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टीज। एक लाइन में याद रखें तो दूसरों की कंसेंट, जो भी इस इंस्ट्रूमेंट में पार्टीज हैं उसका कंसेंट लेके अल्टरेशन करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर उनकी कंसेंट के बिना अल्टरेशन किया तो वो इंस्ट्रूमेंट अपने आप में वॉइड हो जाएगा और सारी पार्टीज डिस्चार्ज हो जाएंगी। ओके, किस तरह से मटेरियल ऑल्टरेशन किया जाता है? द आइडेंटिटी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज डिस्ट्रॉयड एंड दोज पार्टीज हु हैव अग्रीड टू बी लायबल कैन नॉट बी मेड लायबल ऑन द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, आपको ये गो थ्रू करना है। एक सिंपल चीज याद रखनी है, आइडेंटिटी ऑफ द ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट इज डिस्ट्रॉयड। ओके, एक लाइन में याद रखना है। ओके, तो यू आर सपोज टू गो थ्रू दिस टू केसेस, गौर चंद्रा वर्सेस प्रसन्न कुमार एंड वीरा एक्सपोर्ट्स वर्सेस टी कलावती। ओके, चलो, ऑल्टरेशन मस्ट बी मटेरियल, मतलब छोटा मोटा ऑल्टरेशन है तो वो ठीक है, बट मटेरियल ऑल्टरेशन है तो वो इंस्ट्रूमेंट को वॉइड माना जाता है। Okay, an alteration is material which in any way alters the operation of the instrument, the way it is dealt with, जिस तरह से उसको हम प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं उस इंस्ट्रूमेंट में, अगर उसका वे ही, तरीका ही बदल जाएगा और उसकी वजह से सारी पार्टीज की जो लायबिलिटीज है वो अफेक्ट होने वाली है। ओके, तो उस ऑल्टरेशन को मटेरियल ऑल्टरेशन कहा जाता है। So any alteration is material which alters the business effect of the instrument or which causes it to speak a different language in legal effect, okay, which it originally spoke. Okay. So by material alteration, the liability of the party is avoided, whether the change be prejudicial, prejudicial माने damaging, affecting, मतलब चेंज डैमेजिंग हो या बेनिफिशियल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मटेरियल ऑल्टरेशन किया है तो पार्टीज अपनी लायबिलिटीज को अवॉइड कर सकते हैं, कैंसल कर सकते हैं। सो मटेरियल ऑल्टरेशन इज वन विच वेरीज, वेरीज का मतलब चेंजेस द राइट्स, लायबिलिटीज और लीगल पोजीशन ऑफ द पार्टीज। ओके, उसे मटेरियल ऑल्टरेशन कहा जाता है। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। The following alterations are specifically declared to be material. ओके, तो क्या क्या है? अगर आप डेट चेंज कर देते हो, सम चेंज कर देते हो, टाइम ऑफ पेमेंट, प्लेस ऑफ पेमेंट और एडिशन ऑफ अ प्लेस ऑफ पेमेंट। एडिशन मतलब जो प्लेस ऑफ पेमेंट लिखा है उसमें एक और प्लेस आप ऐड कर देते हो, तो ऑल दीज ऑल्टरेशंस आर मटेरियल ऑल्टरेशंस, है ना। इधर कई सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ओके, पहला तो डेट, या तो डेट आगे कर दिया गया है या पीछे कर दिया गया है। अब तो एनीवे ये अलाउड नहीं है एज सच, है ना, क्योंकि पहले ऐसा होता था क्या, चेक पे अगर कोई डेट लिख दिया है और आपको वो अल्टर करना है तो दूसरा डेट लिख दो और फिर उसके नीचे साइन कर दो। अब कोर्ट, सॉरी, बैंक किसी भी तरह के ऐसे चेक्स को अलाउ ही नहीं करे कि आपने थोड़ा सा भी उधर कट मार्क किया है ना, दो बार अमाउंट लिखा है, एक बार लिखा फिर कट करके दूसरी बार लिखा, नॉट अलाउड, बैंक तुरंत उसको रिजेक्ट कर देगा। ओके, अल्टरेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, सम पेएबल, ओके, 5,000 का 500 कर दिया, टाइम ऑफ पेमेंट,
प्लेस ऑफ पेमेंट, एडिशन ऑफ पार्टीज, उस इंस्ट्रूमेंट को टीयर कर देना, फाड़ देना उसको, ओके। जहां पे स्टेम्प की जरूरत नहीं थी वहां पे स्टेम्प लगा देना, या जितने का चाहिए था उससे ज्यादा का लगा देना, ओके। अकाउंट पे ही था उसको इरेज कर देना, ओके। और जो ऑर्डर चेक था उसको बैगर चेक बनाना। तो ऑल दीज ऑल्टरेशंस आर कंसिडर्ड एज मटेरियल ऑल्टरेशंस, ओके। द फॉलोइंग ऑल्टरेशंस डू नॉट अफेक्ट द लायबिलिटीज ऑफ पार्टी देयर, है ना, कि अगर बाय चांस कोई चेक या प्रॉमिसरी नोट आपसे डैमेज हो जाता है, मतलब इट वाज नॉट इंटेंशनल, होता है, लेट्स से मान लो कि मेरे किसी स्टूडेंट ने चेक दिया, मैंने पॉकेट में रखा था, पर घर आके निकालना भूल गया और वो वॉशिंग मशीन में चला गया, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं था, इट वॉज प्योरली अनइंटेंशनल। हाँ, अगर वो चेक ऐसा कैसा बार वापस आता है तो आई कैन यूज इट, अदरवाइज वो गया काम से, ओके। या कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई इंक वहां पे गिर जाता है किसी चेक या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट पे, तो इट वाज प्योरली अनइंटेंशनल, ओके। ऑल्टरेशन मेड बाय अ स्ट्रेंजर, ओके, किसी क्लैरिकल मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए बनाया गया हो, ओके। मतलब लिखना था 1823 और लिख दिया 1832, तो उसको ठीक करने के लिए आपने क्या किया, 32 का 23 कर दिया। बट अगेन ये तब अलाउड था, आज की डेट में ये बिल्कुल अलाउड नहीं, इट इज नॉट एट ऑल अलाउड, ओके। बैंक इन चीजों को कंसिडर करता ही नहीं है। सो ऑल दीज अल्टरेशंस आर not going to affect the liabilities of the parties, you are supposed to go through the same, okay। यहाँ पे एक और टॉपिक है ऑल्टरेशंस परमिटेड। तो किसी इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट करना, हमने देखा था इनकोएट इंस्ट्रूमेंट, ओके। इफ द होल्डर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स्ड इन ब्लैंक टू कन्वर्ट इट इंडोर्स्ड इन फुल, इंडोर्स्ड इन ब्लैंक में खाली सिग्नेचर होता है, इंडोर्स्ड इन फुल में पार्टी का नाम भी लिखा होता है कि किसको पे करना है। तो जो ब्लैंक इंडोर्समेंट है उसको फुल इंडोर्समेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट परफेक्टली अलाउड है, ओके। जो चेक पे क्रॉस नहीं किया हुआ है उसको क्रॉस कर सकते हैं, ओके। या जनरल क्रॉसिंग है उसको स्पेशल क्रॉसिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपेरेंट ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन हमेशा कैसा होना चाहिए, अपेरेंट का मतलब क्या होना चाहिए, विजिबल, दिखे ऐसा होना चाहिए आसानी से on the face of the instrument, okay, otherwise, okay, it remains a valid security in the name in the hands of a HDC, okay। मतलब किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ऑल्टर तो किया है पर दिख नहीं रहा है, तो इन दैट केस ऑल द पार्टीज टू द इंस्ट्रूमेंट विल बी डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द लायबिलिटी, ओके। एग्जांपल देखो, अ प्रॉमिसरी नोट वाज मेड विदाउट मेंशनिंग एनी टाइम फॉर पेमेंट, द होल्डर एडेड द वर्ड्स ऑन डिमांड, okay, as per the above provision this is not a material alteration as a promissory note where हमने पहले पढ़ा ही था ऐसा कि जहां पे टाइम न मेंशन किया हो तो वो एनीवे डिमांड इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, ओके। तो hence adding the words on demand does not alter the business effect of the instrument, मतलब ये alteration permitted है, ओके। The alteration made in the given case are not material alterations, okay। मतलब आपने एक वर्ड ऐड कर दिया और ऑर्डर, मतलब पे टू ए इतना लिखा हुआ है, फिर और ऑर्डर ऐसा लिख दिया तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, ओके। बैरर चेक को अकाउंट पे ही चेक में, मैंने क्रॉसिंग वाले चेक में कन्वर्ट करना, इज इट ओके। तो ये भी हमने ऑलरेडी देख लिया है, इनकोएड इंस्ट्रूमेंट को इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट करना या ब्लैंक इंडोर्समेंट को फुल इंडोर्समेंट में कन्वर्ट करना, दीज आर ऑल थिंग्स आर अलाउड, ओके। Last topic that comes up is international law relating to foreign negotiable instruments. As per section 134, the liability of a drawer और मेकर ऑफ अ फॉरेन बिल, फॉरेन बिल क्या होता है, जो इंडिया के बाहर ड्रॉ हुआ हो,
ओके, इट मे बी मेड पेएबल टू अ रेसिडेंट इन इंडिया, बट ड्रॉ कहाँ पे हुआ था? इट वॉज ड्रॉन आउटसाइड इंडिया. ओके, note or check is governed by the law of the land where the instrument is made. Okay, the liability is determined by the law of the place where the instrument is. Draw कहाँ पे हुआ है उससे मतलब नहीं है, पेएबल कहाँ पे है उससे मतलब है. बट अगेन दिस रूल इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पार्टीज क्या चाहती हैं वो प्राइमरी इंपॉर्टेंस है. ओके, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा. So bill of exchange was drawn by A in California. तो obviously foreign bill हो जाएगा, where the rate of interest is 25% and accepted by B, payable at Washington, where the rate of interest is 6%. तो कहाँ पे पेएबल है वो? वॉशिंगटन में पेएबल है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 6%. द बिल इज endorsed in India and is dishonored. An action on the bill is brought against B in India. He is liable to pay interest at the rate of 6%. Okay, but B is charged as a drawer. A is liable to pay interest at the rate of, देखो, B के लिए कहाँ पेएबल था? इट वॉज पेएबल एट वॉशिंगटन. तो इन दैट केस जहाँ पे पेएबल है उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, तो आपको जो भी लायबिलिटी डिस्चार्ज करना है वो 6% के अकॉर्डिंग ही करना है. ओके, डिसऑनर. As per section 135, where a promissory note, bill of exchange or check is made payable in a different place from that in which it is made or endorsed, the law of the place where it is made payable determines, मतलब कहाँ पेएबल है उस जगह के लॉ के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि वहां पे डिसऑनर का क्या मतलब है और किस तरह का डिसऑनर का नोटिस को सफिशिएंट माना जाएगा. For example, a bill of exchange drawn and endorsed in India but accepted payable in France. तो पेएबल कहाँ पे है? फ्रांस में है, वो डिसऑनर हुआ है. अब फ्रांस में डिसऑनर का मतलब क्या है वो देखना है. द एंडोर्सी causes it to be protested for such dishonor and gives notice thereof in accordance with the laws of France. Okay, समझ में आ रहा है? द थिंग इज के जहां पेएबल है वहां के अकॉर्डिंग डिसऑनर क्या होता है, वहां के अकॉर्डिंग नोटिस कैसे भेजा जाता है, वहां के अकॉर्डिंग कर दिया तो इट इज सफिशिएंट. फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड इन अकॉर्डेंस विद इंडियन लॉ. एज पर सेक्शन 136, if an instrument is made, drawn or accepted in a place out of India as per Indian law, तो उसका जो subsequent acceptance है, okay, in India will not invalidate even if it is invalid in a foreign country. लास्ट है प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन लॉ. तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यहाँ का है वही फॉरेन का है, या वो जहाँ वहां का है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, अनलेस द कॉन्ट्ररी इज. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. ओके, ये आपका ऑलरेडी है ना, एज आई सपोज कि आपने फाउंडेशन लेवल पे ये डिफरेंस पढ़ लिया है. आई वुड रेदर एडवाइज कि आप अभी फिर से इसको पढ़ो ताकि आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इसकी वजह से. ओके, एंड इफ यू हैव गॉट एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज इन्फॉर्म सर. ओके, आई विल बी देयर टू हेल्प यू. ओके, थैंक्स अ लॉट.